नमस्कार, मैं सुमन श्रीवास्तव आर्य कन्या इंटर कॉलेज झांसी की प्रधानाचार्य हूँ। आज मैं उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट बोर्ड के विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 3 उत्पादन और लागत के अंतर्गत उत्पादन फलन क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि उत्पादन किसे कहते हैं। आज हम पुनः उसकी पुनरावृत्ति करते हैं और फिर अपने शीर्षक पर, अपने विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमारा विषय है उत्पादन फलन, ये क्या है, इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि उत्पादन क्या है और फलन क्या है। यदि इन दोनों को थोड़ा सा हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत समझ लें तो आगे हमें समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे उत्पादन क्या है, खाली उत्पादन की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया आपको कि उत्पादन एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया किसको कहते हैं? एक क्रिया जब बार बार पुनः दोहराई जाती है, एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया होती है, दूसरी क्रिया के बाद पुनः फिर तीसरी क्रिया होती है, तो ये बार बार की जाने वाली क्रिया को ही प्रक्रिया कहते हैं। तो उत्पादन एक प्रक्रिया है और ऐसी प्रक्रिया है उत्पादन जिसमें वस्तु और सेवा में मूल्य वृद्धि हो। बच्चों, इसको एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आलू है, आलू 5 रुपए या 10 रुपए किलो मिलता है। हमने आलू को 5 रुपए किलो खरीद लिया और खरीदने के बाद हमने उसको उबाला, किसा, धूप में दिखाया और बना लिया उसके चिप्स। और चिप्स बनाने के बाद उसको हमने पैकेट में पैक करके और उसको हमने 300 रुपए 400 रुपए किलो में बेचा। तो जो मूल्य वृद्धि, जबकि हमने इस आलू को या इस आलू से चिप्स बनाने में लागत हमारी केवल कितनी लगी, कितने पैसे हमने लगाए, केवल 200 रुपए। और जब हम बेचने लगे इसको 400 रुपए में या 300 रुपए में या 500 रुपए में, जैसा भी हम चाहेंगे उस हिसाब से इसकी मूल्य वृद्धि करके हम बेचते हैं। तो ये जो मूल्य वृद्धि करके हमने बेचा, यही उत्पादन है। उत्पादन का तात्पर्य केवल वस्तु को बनाना ही नहीं है, वस्तु को बनाने के साथ साथ उससे लाभ प्राप्त करना भी है, यानी उससे हमको कीमत में वृद्धि करके लाभ मिले। तो इसको कहते हैं उत्पादन। फलन क्या है, आपको बता दें, फलन एक गणितीय विधि है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें 2 चर होते हैं, परतंत्र चर और स्वतंत्र चर। इनकी क्रियात्मक को ही स्पष्ट किया जाता है। अब हम इस पूरे को समझें, उत्पादन फलन क्या है, तो हम कह सकते हैं इसको अगर हम 2 भागों में विभाजित करें, उत्पादन और उत्पादन के कारक। यानी ये जो उत्पादन फलन है, ये उत्पादन और उत्पादन के कारक के बीच की क्रिया का संबंध है। और इसको कैसे स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि हम उत्पादन फलन को 2 भागों में विभाजित कर दें, उत्पादन और उत्पादन के कारक, तो सबसे पहले उत्पादन जो भी हमने आपको बताया, ये एक प्रक्रिया है और जिसमें मूल्य वृद्धि होती है। उत्पादन वस्तु का भी कर सकते हैं, उत्पादन सेवा का भी होता है। दूसरा आता है उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक का मतलब होता है वे समस्त साधन जो इस प्रक्रिया के साथ वस्तु को उत्पादित करते हैं। पुनः हम बताते हैं, उत्पादन के कारक उत्पादन के वो साधन होते हैं जिनके द्वारा या जिनकी प्रक्रिया के द्वारा हम उत्पादन करते हैं या मूल्य वृद्धि प्राप्त करते हैं। तो स्पष्ट हो रहा है कि इस उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन कारक का होना कितना आवश्यक है। बिना इसके ये प्रक्रिया संभव हो ही नहीं सकती। तो ये उत्पादन का जो कारक है, ये मुख्य रूप से
यहाँ हम दो प्रकार की उत्पादन कारक की बात कर रहे हैं। एक तो है श्रम और दूसरा है पूंजी। कारक को अगर हम साधन भी कहें तो आसानी से समझा जा सकता है। तो उत्पादन के साधन वैसे तो कई होते हैं, किसी भी उत्पादन के लिए हम जितने भी प्रक्रिया साधनों का प्रयोग करते हैं वो सभी उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से दो जिसकी आवश्यकता पड़ती ही है, एक तो श्रम और दूसरा पूंजी। श्रम आपको पता है मेहनत, लेबर, और पूंजी क्या है? कैपिटल, पैसा, रुपया। इन दोनों के बिना उत्पादन इस अर्थयुग में संभव नहीं है। तो इसलिए हमने दो कारक लिए। अब इसको हम एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहां हमने पी लिया, पी माने प्रोडक्शन। मान लीजिए 11 बोरे हमने गेहूं के उत्पादित किए, जिसमें 5 लेबर लगाई हमने, यानी श्रम 5 लगाई, और 2000 हम मान के चल रहे हैं, कल्पना करके चल रहे हैं, 2000 कैपिटल यानी पूंजी लगाई। और उसके बाद इसके फंक्शन के बाद हमें 11 बोरी गेहूं प्राप्त हुई। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये जो पूरी प्रक्रिया है बच्चों, इसी को कहते हैं उत्पादन फलन। कहने का मतलब उत्पादन के कारक के क्रियात्मक संबंध को, ये सबसे मुख्य है। क्रियात्मक संबंध ही उत्पादन फलन है। एक बार पुनः हम आपको बता दें, उत्पादन और उत्पादन के कारक के क्रियात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं, जैसा कि हमने इस उदाहरण से आपको बताया। अब इस उत्पादन के कारक दो प्रकार के होते हैं। उत्पादन के कारक दो प्रकार के होते हैं, पहला स्थिर कारक और दूसरा परिवर्ती कारक। इस स्थिर कारक को बच्चों दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं, और परिवर्ती को अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। तो अब हम इसको समझेंगे कि ये स्थिर कारक क्या होते हैं और परिवर्ती कारक क्या होते हैं। तो पहले हम स्थिर कारक की बात करते हैं। स्थिर, जैसा कि शब्द से पता है कि जो स्थिर हो, जो चलायमान ना हो, जो गतिमान ना हो। तो दीर्घकालीन, ये भी ध्यान रखिए, इसी को दीर्घकालीन भी कहते हैं, इसी को परिवर्ती को अल्पकालीन कहते हैं, इसी को दीर्घकालीन भी कहते हैं। दीर्घ माने ज्यादा समय में, जिसकी सीमा निश्चित ना हो, जो अधिक समय में उत्पादित होने वाली वस्तु, उसका फलन निकालना। तो स्थिर वस्तु वो होती है जिसमें कारक बदलता नहीं है, और यदि परिवर्तित किया जाता है तो समान अनुपात में। इस बात को बच्चों बहुत गौर से समझिएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल भी ये कठिन नहीं है। समान अनुपात ये मुख्य है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में जो भी साधन उत्पादन के कारक होते हैं वो समान अनुपात में होते हैं। हम एक उदाहरण से आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें कोई ऑर्डर मिला कि हमको 10 सूट अतिरिक्त बनाना है आज की ही तारीख में, एक निश्चित समय में हमको 10 सूट और बनाने हैं। इस 10 सूट बनाने में हमको अब अल्पकाल में तो हम क्या कर सकते हैं, अल्पकाल में हम दुकान तो नहीं खोल सकते, हम नई मशीनें तो नहीं मंगा सकते, तो अल्पकाल की स्थिति फर्क हो जाती। वहां हमने एक साधन यानी लेबर को बढ़ा करके काम करा सकते हैं, लेकिन दीर्घकालीन में हमको अगर लेबर बढ़ाना होगा तो लेबर के साथ साथ हमको पूंजी भी बढ़ाना होगा। यदि हम कोई भी उत्पादन अधिक मात्रा में चाहेंगे तो केवल एक साधन को परिवर्तित करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ समान अनुपात में जो भी साधन प्रयुक्त हो रहे हैं उन सब में हमको समान रूप से परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी इसको कहते हैं स्थिर या दीर्घकालीन फलन। परिवर्ती कारक में क्या होता है, इसके अंतर्गत इसके लिए हमारे पास समय नहीं होता है। कम समय में 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर अगर हमको सूट मान लीजिए ऑर्डर मिला, तो अब वो सूट को जो हम बढ़ा हुआ 10 सूट है इसको बनाने के लिए अब हम वही बात बताइए जो हमने आपको बताया कि हम दुकान तो नहीं
खोल नहीं सकते, हम नई मशीनें तो खरीद नहीं सकते, सिलाई मशीन खरीद ले, हम सीधे सीधे क्या करते हैं, केवल श्रम, मान लीजिए केवल श्रम को हमने 2 की जगह 5 कर दिया, श्रम को हमने बढ़ा दिया, लेकिन पूंजी जो है उसको नहीं बढ़ा, पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो इस प्रकार से केवल एक चीज में, परिवर्ती का मतलब क्या होता है, केवल एक साधन में, केवल एक कारक में परिवर्तन करने के बाद हम जो वस्तु का उत्पादन करते हैं और उसके क्रियात्मक संबंध, यानी कि इसके और फिर उत्पादन जो होता है उसके क्रियात्मक संबंध को अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। तो बच्चों, अभी आपको हमने इतना बताया कि उत्पादन क्या है, उत्पादन के कारक क्या है, इन दोनों के क्रियात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन और अल्पकालीन उत्पादन फलन। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में जब भी कोई परिवर्तन होता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो समान अनुपात में प्रत्येक साधन में वृद्धि की जाती है। ऐसा नहीं होता कि केवल एक साधन में वृद्धि की गई हो और एक को स्थिर रखा गया, ऐसा नहीं होता। और परिवर्ती कारक में क्या होता है, अल्पकालीन में जितने भी साधन होते हैं उसमें किसी एक साधन में ही परिवर्तन करके हम उत्पादन को बढ़ाते हैं। इस प्रकार उत्पादन फलन के दोनों प्रकार को हमने समझा। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बताते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और उसका उत्तर क्या दिया जा सकता है। बच्चों, अब हमको ये जानना है कि परीक्षा में इस उत्पादन फलन से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं और किन किन प्रश्नों को हम जान लें तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उसके उत्तर हम आसानी से दे सकें। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, इस उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन किसे कहते हैं। तो पहला प्रश्न जैसे उत्पादन फलन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है उत्पादन फलन के प्रकार। अब जैसे जैसे हम प्रश्न पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि हमने आपको ऐसा ही कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आपको इसके उत्तर इसी में से ढूंढने हैं। तीसरा प्रश्न आता है अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है। चौथा प्रश्न बनता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है। पांचवा प्रश्न बनता है कारक का प्रतिफल क्या है और पैमाने का प्रतिफल क्या है। तो अभी हम केवल 1, 2, 3, 4 इन 4 प्रश्नों को जो अभी हमने पढ़ा इसका उत्तर संक्षेप में जानेंगे। और बहुत से प्रश्न, लगभग 6 नंबर के प्रश्न यूपी बोर्ड में इनसे ही कवर हो जाते हैं। तो उत्पादन फलन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, हम आपको संक्षेप में बताते चल रहे हैं कि उत्पादन और उत्पादन के कारक के क्रियात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। और इसको अगर और स्पष्ट करना है तो आप इस उदाहरण से स्पष्ट कर सकती हैं कि यदि हमको उत्पादन के 11 यूनिट यानी 11 बोरे का उत्पादन हमें करना है, उसके लिए हमने 5 लेबर लगाई, हमने 2000 रुपए या 2 लाख रुपए लगाए और उसके बाद इनके फंक्शन के बाद हमको जो उत्पादित वस्तु हुआ वो हमको 11 बोरे गेहूं हमको प्राप्त हुए। तो इस प्रकार ये जो क्रियात्मक संबंध है इसी को कहते हैं उत्पादन फलन। और ये बात याद रखिएगा, किसी भी उत्पादन में हम मूल्य वृद्धि जरूर हमारी निहित होती है, क्योंकि हर व्यापार का नियम होता है लाभ कमाना। दूसरा प्रश्न उठता है उत्पादन फलन के प्रकार। जैसा कि हमने आपको बताया था कि उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब आता है कारक का प्रतिफल और पैमाने का प्रतिफल। इसको स्पष्ट करने के लिए हमको पुनः इससे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आपको फिर से बताते हैं कि कारक का प्रतिफल क्या है और पैमाने का प्रतिफल क्या है और इन दोनों से क्या संबंध है।
तो इसको बताने के लिए हम आपको और इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। बच्चों, उत्पादन फलन के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने बताया आपको दो प्रकार होते हैं, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसी जगह हम आपको ये भी बता दें बच्चों, अल्पकालीन उत्पादन फलन को ही कारक का प्रतिफल भी कहते हैं। आप बिल्कुल भ्रमित नहीं होइएगा, ये और ये एक ही चीज है। इसी प्रकार दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने का प्रतिफल भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम उत्पादन फलन के प्रकार में पहला प्रकार अल्पकालीन उत्पादन फलन यानी कारक का प्रतिफल, इस पे चर्चा करेंगे। ये जो कारक शब्द है बच्चों, हमने आपको बताया था कि साधन से संबंधित है और अल्पकालीन में ये परिवर्ती होता है, यानी एक कारक किसी को भी हम परिवर्तित करते हैं जबकि अन्य कारक स्थिर रहते हैं। किसी एक कारक को ही हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें उदाहरण के तौर पे कि अगर हमने श्रम, पूंजी दो कारक इस्तेमाल किया तो श्रम को हमने, लेबर को L से L5 कर दिया, लेकिन अगर पूंजी हमारी यहाँ 2 लाख या 2 करोड़ की तो ही रहेगी। इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया जबकि हमने इसमें परिवर्तन कर दिया। तो इसको कहते हैं कारक का प्रतिफल। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी बात है, बहुत आसान सी चीज है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि कारक में केवल एक ही कारक में परिवर्तन किया जाता है, सभी कारकों में या सभी साधनों में परिवर्तन नहीं होता। तो यहां जैसे हमने उदाहरण से आपको बताया, केवल हमने लेबर में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ा लिया जबकि हमने पूंजी को नहीं बढ़ाया। इस प्रकार दीर्घकालीन उत्पादन फलन में ऐसा नहीं होता। यहाँ निश्चित अनुपात में निश्चित समय पर समान रूप से साधनों में या कारकों में परिवर्तन किया जाता है। एक उदाहरण से हम आपको ये बता सकते हैं बच्चों, जैसे OL1 OK1 बराबर OL2 OK2। ये क्या चीज है? पहले हम आपको बता दें पैमाने का प्रतिफल भी इसे क्यों कहते हैं। यहां भी शब्द आता है पैमाना। पैमाने का मतलब क्या होता है? समान रूप से एक बराबर अनुपात में परिवर्तन करना, इसीलिए पैमाने शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखिए, पैमाने में अगर हम लेबर में भी परिवर्तन कर रहे हैं तो हम पूंजी में भी परिवर्तन करेंगे, तभी ये शर्त पूरी होगी, यानी दीर्घकालीन फलन तभी वो कहलाएगा। ये इसकी शर्त है, ये इसकी मान्यता है कि एक निश्चित समय में समान अनुपात में सभी साधनों में बराबर से परिवर्तन किया जाएगा यदि हमको उत्पादन को बढ़ाना है। लेकिन अल्पकालीन में क्या होता है? हम केवल किसी एक साधन या एक कारक में परिवर्तन करते हैं और समस्त साधनों, समस्त कारकों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते, तो उसे कहते हैं अल्पकाल। और ऐसा स्वाभाविक भी है क्योंकि अल्पकाल में हम ज्यादा पूंजी लगा पाएंगे, ना हम ज्यादा श्रम बढ़ा पाएंगे। भाई ज्यादा से ज्यादा होगा, हम श्रम एक लेबर से 2 लेबर लगा लेंगे, तो अल्पकाल में आपके पास इतना समय ही नहीं रहता है कि आप पूंजी भी 2 करोड़ का लोन ले लें, लोन पास करवा लें और पूंजी का भी इस्तेमाल कर लें और लेबर को भी बढ़ा लें। तो इसलिए अल्पकाल में संभव नहीं हो पाता, जबकि जहां आपकी सीमा निर्धारित नहीं होती है, सीमा काफी होती है, दीर्घकालीन लंबा समय होता है, तो ऐसे समय में आप पूंजी की भी व्यवस्था कर लेते हैं और आप अन्य साधन की भी व्यवस्था कर लेते हैं। तो ऐसे में दोनों साधन को समान अनुपात में बढ़ा करके और आप अपने उत्पादन को बढ़ा करके मूल्य वृद्धि यानी लाभ कमा सकते हैं। अब इसी बात को अगर हम रेखा चित्र से बच्चों बताएं तो हम आपको इस प्रकार भी समझा सकते हैं। पहले हम लेते हैं अल्पकालीन उत्पादन
उत्पादन फलन, जिसको कहते हैं कारक का प्रतिफल। तो कारक का प्रतिफल में आपको कुछ नहीं करना है, आपको फ्री हैंड से, ना किसी स्केल की जरूरत है, ना किसी पेंसिल की जरूरत है, आप आराम से जिस पेन से आप परीक्षा दे रहे होते हैं उसी पेन से आप सीधे आप एक वाई अक्ष खींच लीजिए और एक एक्स अक्ष खींच लीजिए। दो रेखाएं आपने खींच लिया और खींचने के बाद जैसा आपने वाई और एक्स यहां खींचा है उसी के नीचे एक वाई और एक्स और खींच लीजिए। और इससे आपको ये समझ में आएगा कि जब आप साधनों में या किसी एक कारक में आप परिवर्तन करते हैं तो कभी कभी उत्पादन बढ़ते हुए क्रम में मिलता है, कभी कभी उत्पादन समान यानी स्थिर व्यवस्था में मिलता है और कभी कभी उत्पादन गिरते हुए क्रम में यानी कम यानी ह्रास के रूप में प्राप्त होता है। तो ये तीनों प्रतिफल भी प्राप्त होते हैं। कारक प्रतिफल के अंतर्गत बढ़ता हुआ यानी वृद्धि प्रतिफल बढ़ता हुआ प्रतिफल प्राप्त होता है, दूसरा घटता हुआ प्रतिफल प्राप्त होता है और स्थिर भी हमको ऋणात्मक भी प्रतिफल प्राप्त होता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जब भी उत्पादन में हम किसी भी साधन को लगाते हैं तो उनकी एक सीमा होती है ये वस्तु को उत्पादित करने के लिए। तो ये भी उत्पादन में ऐसी भी अवस्थाएं, ऐसी भी स्तर देखने को मिलते हैं। तो उसी चीज को हम रेखा चित्र से यहाँ आपको बता रहे हैं, इस प्रतिफल को समझा रहे हैं आपको। तो हमने जब इस तरह के दो वाई और एक्स अक्ष खींच लिए, दो ग्राफ, अब हम ये देखते हैं कि इसको कहते हैं टीपी। टीपी हम आपको संक्षेप में बता दें, टोटल प्रोडक्शन, प्रोडक्ट टोटल जो कुल उत्पादन होता है उसको कहते हैं टीपी। जो सीमांत उत्पादन होता है उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन, और जिसको जहां औसत उत्पादन होता है उसको कहते हैं एवरेज प्रोडक्शन। ये तीनों चीज क्या है इसको भी हम थोड़ा सा संक्षेप में बता दें। यानी पहला क्या हो गया आपका कुल उत्पादन, दूसरा हो गया सीमांत उत्पादन, तीसरा हो गया औसत उत्पादन, औसत उत्पादन। बच्चों ये बात ध्यान रखिए, ये तीनों चीज अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत आते हैं, कारक के प्रतिफल के अंतर्गत आते हैं। तो कुल उत्पादन क्या होता है, जब हम किसी भी एक इकाई में परिवर्तन करने पर या किसी एक साधन में परिवर्तन करने पर जब उत्पादन बढ़ते हुए क्रम में हमें प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं कुल उत्पादन। और जब साधनों का या इकाई का हम प्रयोग करते जाते हैं लेकिन उत्पादन ह्रास होता जाता है, उत्पादन कम होता चला जाता है, पतन होता जाता है, तो उसको कहते हैं सीमांत, यानी सीमा का अंत जहां हो गया उसको कहते हैं शून्य अवस्था आ जाती है, जहां ह्रास होने लगता है। उसके बाद आता है औसत। औसत एक गणितीय रीति है, इसको हम कुल उत्पादन में इकाई में जब भाग दे देते हैं बच्चों तो औसत निकल आता है। अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, केवल हम अभी इसकी और इसकी चर्चा करते हैं। तो इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्शन, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। अब बच्चों इसी चीज को हमने रेखा चित्र से समझने का प्रयास किया है। अब आप समझिए, बहुत आसान है। जैसा हमने बताया, हमने रेखा को खींच लिया। अब हमने दो बिंदु यहां और यहां बना दिए, दो बिंदु हमने ऐसे बनाए और इन दोनों बिंदुओं पर जब हमने ये एक वक्र खींचा, आप ये देख रहे हैं, ये वक्र खींचा यहां और ये आकर के एक बिंदु ये बना, इसको मान लीजिए हमने दे दिया एस बिंदु दे दिया, एस बिंदु पर गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये रेखा उत्पादन कम होता गया, यहाँ पे उत्पादन बढ़ता गया और यहाँ स्थिर हुआ और स्थिर होने के बाद यहाँ पे ये कम होता चला गया। जब इसी तरह से दूसरा ग्राफ जब हमने बनाया तो उसमें भी हमने जब दो बिंदु खींचे और रेखा को, वक्र को जब हमने मिलाया उन बिंदुओं से, तो हमने क्या पाया कि यहां तक तो बढ़ते हुए क्रम में मिला, उसके बाद ये इसका ह्रास होता गया, यानी इस बिंदु पे आके ये शून्य बिंदु पे आकर के
उत्पादन कम हो गया। उसके बाद जब उत्पादन होता है वो माइनस में चला जाता है, यानी ऋणात्मक उत्पादन प्राप्त होने लगता है। अब अगर इन रेखाओं को, इन बिंदुओं को हम मिला दें बच्चों, इन सबको मिला दें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, बढ़ता हुआ प्रतिफल है। जो उत्पादन बढ़ रहा है वो बढ़ता हुआ उत्पादन है। पहला स्तर क्या, बढ़ता हुआ उत्पादन है। दूसरा स्टेज बढ़ता तो है, ये बढ़ तो रहा है लेकिन इतनी तेजी में नहीं बढ़ रहा है। ये बहुत मुख्य बात है, बढ़ता तो है लेकिन उसकी दर बहुत तेज नहीं होती है। 2 से 8 में नहीं जाता, 2 से वो 3 में बढ़ेगा, 3 से 4 में बढ़ेगा, यानी उसका दर कम हो जाता है। तो इसको कहते हैं घटता हुआ क्रम। उस तेजी से, जिस तेजी से इस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में बढ़ता है, उस स्टेज में यानी सेकंड स्टेज में उतनी तेजी से वो उत्पादन नहीं बढ़ता। और उसके बाद एक बिंदु आता है जहां कुल सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो इसको कहते हैं कुल उत्पादन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरा गौर करिएगा। इस कुल उत्पादन में आप यहां देखिए, इस ग्राफ में ये शून्य की अवस्था है, ये सीमांत उत्पादन यहां हो रहा है। ये क्या है, यहां सीमांत की अवस्था आ जाती है। तो आप सिद्ध कर सकती हैं कि जहां पे शून्य या सीमांत उत्पादन हो रहा है वहीं पर कुल उत्पादन हो रहा है। तो एक ही रेखा जब लंबवत हमने खींचा तो सीमांत और कुल उत्पादन एक ही बिंदु पर पाया जाता है। उसके बाद जब उत्पादन किया गया तो हम ये देख रहे हैं कि ऋणात्मक यानी नीचे झुकता हुआ चला जा रहा है और ये यहाँ आकर के ऋणात्मक चला गया। तो इसी को कहते हैं कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और ऋणात्मक उत्पादन। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत, जिसको कारक प्रतिफल भी कहते हैं, 3 अवस्थाएं हमको देखने को मिली, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और ह्रास नियम भी दिखाई दिया। मार्शल ने इस पे, मार्शल बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और उन्होंने ह्रासमान प्रतिफल नियम पर बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या करी है। बच्चों, इसकी चर्चा हम अगले कभी किसी अध्याय में करेंगे, तो इसके लिए हम अलग से एक शीर्षक लेकर आपको समझाएंगे। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। अब हम आते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसको कहते हैं पैमाने का प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल में पैमाना निश्चित हो जाता है, एक निश्चित अनुपात में हम समस्त साधन को एक समान रूप से बढ़ाते हैं और तब उत्पादन का प्रतिफल हमको देखने को मिलता है। इसमें भी हमने y अक्ष खींचा और x अक्ष खींचा। अब हम ये देखें, पहला हमने एक जब लेबर लगाई थी और 1000 रुपया लगाया तो इक्वल बराबर जब रहा तो उत्पादन बढ़ते हुए क्रम में हुआ। उसके बाद आपको पता है कि दीर्घ काल में हमको उतने ही अनुपात में बढ़ाना है, पूंजी भी उतने ही अनुपात में, लेबर भी यानी श्रम भी, तो हमने उतने ही अनुपात में बढ़ाया। तो हमने देखा ये सीधी रेखा यानी ऐसी है, ये बढ़ती चली जा रही, यानी इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। यानी अगर इसको इस तरह सूत्र में लिखें तो OL1 बटे OA1 बराबर OL2 OA2। तो इस तरह दीर्घकालीन उत्पादन फलन में दोनों चीज समान रूप से बढ़ रही है, जिसको हम रेखा चित्र से भी बता रहे हैं, और इसमें अल्पकालीन उत्पादन फलन में दोनों चीज में केवल एक कारक में परिवर्तन किया जा रहा है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने बच्चों जाना कि उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन के प्रकार क्या है, प्रकार को पैमाने का प्रतिफल किसको कहते हैं, कारक का प्रतिफल किसे कहते हैं। आशा है बच्चों आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आया होगा। इसका अभ्यास आप करना जरूर भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।